and welcome back to All India Medicos. So in this series, what we're gonna do is we're gonna discuss the important, very important questions that are there in the university exams and आपको कैसे लिखना है. तो in this video, I'm going to discuss two questions, that is digestion and absorption of dietary carbohydrates, and the number two is glycolysis. So now beginning with the digestion and absorption of dietary carbohydrates. Okay. Now digestion mostly जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम ब्रेक कर देंगे. पहले तो डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है वो देखेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन एंड देन द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स. सो नाउ कमिंग ऑन टू डाइजेशन. सो मोस्टली द डाइट वी कंज्यूम, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड माइनर एक्सटेंट डाइसेक्राइड्स. सो वट एवर डाइट वी कंज्यूम, जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें या तो वो पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में होता है या तो फिर वो डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में होता है. मेजरली पॉलीसेक्राइड्स होता है, कभी कभी डाइसेक्राइड्स होता है. तो ये जो जितना भी खाना हम खाते हैं, दे आर इन टू पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, दे आर हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसेक्राइड्स इन आर जीआईटी. सो हमारा जो जीआईटी है जो डाइजेशन करता है उसमें पहले तो क्या है, जो ओलिगोसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स है, डाइसेक्राइड्स है, उसको मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक करना. एंड जब हम कुक करते हैं, फूड को कुक करते हैं तो डाइजेशन ईजी हो जाता है. So this is a point that you have to write in the introduction of digestion. Now process of digestion starts in the mouth. तो food जो हमारा है वो हमने खाया तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है by the help of salivary alpha amylase. Now this salivary enzyme, जो salivary alpha amylase है, वो लिमिटेड टाइम तक अपना एक्शन करता है, बिकॉज जब भी HCl आ जाएगा तो उसका एक्शन इनहिबिट हो जाएगा. सो द salivary alpha amylase is inhibited by HCl, so the digestion of food is limited in the mouth for a limited time. तो ये एक चीज़ है जो याद रखना है. नाउ फूड तो हमने खा लिया, फिर वो क्या होता है कि वो जूसेस के साथ मिक्स होता है. तो जो हम पेंक्रियाटिक जूस की बात करें, ठीक है, तो पेंक्रियाटिक जूस में एक अल्फा अमाइलेज एंजाइम है. नाउ व्हाट अल्फा अमाइलेज डू इज इट हाइड्रोलाइजेस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस दैट आर प्रेजेंट इन द पॉलीसेक्राइड्स. तो ये जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस है उसको ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर सब यूनिट्स, और फिर वो बना देते हैं आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रेंस, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ओलिगोसेक्राइड्स. तो बेसिकली ये क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स को ओलिगो में या फिर डाई में कन्वर्ट करते हैं या फिर डाई में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस. नाउ जैसे स्टार्च हो गया, स्टार्च को डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट किया, ओलिगोसेक्राइड में, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में, एंड देन ग्लूकोज में. सो पहले ये पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट हो रहा है डाई में, और फिर डाई एंड में जाके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो रहा है. सो यही हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है. पहले माउथ में फूड गया, फूड इज इनटू द माउथ, इट इज़ वर्किंग ऑन द सलाइवरी माइलेज, उस पर एक्ट करता है. देन अल्फा माइलेज ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस एक्ट्स, पॉलीसेक्राइड इज कन्वर्टेड टू डाइसेक्राइड. ना डाइसेक्राइड्स को आगे हमें कन्वर्ट करना है, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, तो सेल्स ऑफ ब्रश बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन. नाउ व्हाट डज दिस सेल्स डू, दिस सेल्स हैव दिस एंजाइम कॉल्ड सुक्रेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज and lactase. So they hydrolyze the disaccharides into monosaccharides, and this monosaccharides are then absorbed into the intestine. So now absorption, यहाँ तक तो digestion हो गया. Now we are moving on to absorption part. So only monosaccharides can be absorbed in the intestine. Okay, only monosaccharides can be absorbed. सो जब हम ऐसे बात करते हैं कि ओनली मोनोसेक्राइड्स कैन बी एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्प्शन जो रेट है दैट इज़ मैक्सिमम फॉर गैलेक्टोज, मॉडरेट फॉर ग्लूकोज एंड मिनिमम फॉर फ्रुक्टोज. सो दिस इज़ की थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो PDF है, आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन, so don't worry about that. Now just concentrate on the how you're gonna write the answer. तो पहले हमने डाइजेशन देखा, फिर एब्जॉर्प्शन देखा, फिर हमें ग्लूकोज का इनडेप्थ एब्जॉर्प्शन बताना है. ठीक है, तो इनडायरेक्टली वी आर लुकिंग फॉर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन. तो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में ग्लूकोज के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, हाउ इट इज़ टेकिंग प्लेस. सो दिस हैज़ ग्लूकोज हैज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स विच आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. सो जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फॉर्म में उसके ग्लूकोज के पास कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स हैं. तो वो क्या करते हैं, पहले तो को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लूमेन टू इंटेस्टाइनल सेल्स. सो दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय एस ग्लूट डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. तो पहले तो क्या करते हैं कि जो लूमेन में जो ग्लूकोज है उसको कहाँ, इंटेस्टाइनल सेल्स में पहुँचाने का काम करते हैं. कौन, S-GLUT1 करता है. S-GLUT1 इज सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. अब ये क्या है, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मतलब क्या, तो क्या करता है ये कैरी करता है ग्लूकोज को अलॉन्ग विथ सोडियम, और फिर जो सोडियम है वो बाद में सोडियम पंप के द्वारा वो बाहर एक्सपेल किया जाता है. एक्सपेल मतलब बाहर निकाला दिया जाता है, और ये एनर्जी मीडिएटेड है. सो इनडायरेक्टली एनर्जी इज रिक्वायर्ड हियर
तो दिस वे द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लूमेन टू द इंटेस्टाइन. नाउ यहाँ पे किडनी और इंटेस्टाइन का ट्रांसपोर्टर अलग है. किडनी का जो ट्रांसपोर्टर दैट इज SGLUT2 और इंटेस्टाइन का दैट इज SGLUT1. सो जब भी SGLUT1 में कुछ डिफेक्ट आता है तो देर इज ग्लूकोज गैलेक्टोज माल अब्सॉर्प्शन, और S2 में डिफेक्ट आता है तो देर इज कंजेनाइटल रीनल ग्लाइकोसूरिया. ठीक है, तो दिस आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लूट्स एस ग्लूट्स. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटेस्टाइन वाला डिफेक्टिव है, तो उधर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज माल अब्सॉर्प्शन हो जाएगा. अगर SGLUT2 डिफेक्टिव है तो कंजेनाइटल रीनल ग्लाइकोसूरिया होता है. सो दिस इज अबाउट हाउ द ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लूमेन टू इंटेस्टाइनल सेल्स वाया SGLUT1. ओके, नाउ अनदर इज ग्लूकोज इज रिलीज इन टू द ब्लड स्ट्रीम. अब इंटेस्टाइनल सेल्स में से कहाँ इसको ब्लड में जाना है, तो जो एपिथेलियल सेम एपिथेलियल सेल्स इंटेस्टाइनल जो सेल्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे हैव डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स ऑन द मेम्ब्रेन फेसिंग कैपिलरीज. तो उनके जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स है वो अलग हैं, और ये जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स है वो मेम्ब्रेन पे जो सेल्स हैं वो कैपिलरीज को फेस कर रहे हैं, तो वैसे वो ब्लड पहुँचाएंगे, ब्लड तक ग्लूकोज पहुँचाएंगे. कैसे, इंटेस्टाइनल सेल्स जो है वो ग्लूकोज रिलीज कर देता है ब्लड में वाया स्ट्रीम बाय अ कैरियर मैकेनिज्म कॉल GLUT2. तो GLUT2 जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को हमारा जो ग्लूकोज है उसको ब्लड में वो पहुंचाता है, GLUT2. ओके, सो दिस ट्रांसपोर्टर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सोडियम. ये सोडियम डिपेंडेंट नहीं है, ये यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है. और ये जो GLUT2 है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में है, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज में है और किडनी में है. Now this GLUT2 has high Km for glucose and it is present in beta cells for sensing the high glucose level and releasing the insulin. तो क्या होता है कि GLUT2 का जो Km वैल्यू है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ एफिनिटी ग्लूकोज के साथ उसकी कम होती है. तो इट इज़ प्रेजेंट इन बीटा सेल्स. तो बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज में GLUT2 प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है कि वो जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो वो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है ताकि ये रेगुलेशन में भी काम आ सके. सो दिस इज़ it about GLUT2. Now coming on to GLUT4, glucose transporter 4. तो this is the major transporter in the skeletal muscle and adipose tissue. जो ग्लूकोज हमारा मसल्स को और टिश्यूज़ को पहुंचता है तो वो कौन कराता है, GLUT4. Now GLUT4 is under the control of insulin. Okay, GLUT4 is under the control of insulin. Now other जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है they are not under the control of insulin, but जो GLUT2 है that is under the control of insulin. बस यहाँ तक एब्जॉर्प्शन है. This is over now. Now you have to just deal with the clinical application, that is lactose intolerance. lactose intolerance में क्या है, जो लैक्टेज हाइड्रोलाइज जो लैक्टेज है वो हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. जो लैक्टेज प्रेजेंट होता है एंटेरोसाइट्स में, दैट इज इंटेस्टाइन. लैक्टेज कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि इंटेस्टाइनल सेल्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ब्रश बॉर्डर में. तो वो कौन से एंजाइम्स है, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, तो ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो भी जब डेफिशिएंसी हो जाती है लैक्टेज की तो दैट कंडीशन इज नोन एज लैक्टोज इंटॉलरेंस. नाउ इन दिस कंडीशन लैक्टोज accumulates in the gut and there is irritant diarrhea and flatulence are seen. It may be primary or secondary. The reason of the causes may be primary or secondary. Primary can be congenital, secondary acquired. So as age advances the lactase enzyme will become less prominent और lost हो जाती है. तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो now looking on to the treatment, milk can be withdrawn temporarily and diarrhea will be limited. जो डायरिया हो जाता है वो मिल्क हमें थोड़ा टेम्परली विड्रॉ करना है ताकि डायरिया लिमिट हो जाए. कर्ड इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है विच कंटेन्स लैक्टेज एंजाइम. तो लैक्टेज एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं है तो हम मिल्क ले रहे हैं, मिल्क में लैक्टोज है तो ब्रेक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मिल्क लेने के लिए मना कर रहे हैं. सेकेंडली लैक्टोबैसिलस में लैक्टेज एंजाइम होता है, तो लैक्टेज एंजाइम अगर हम प्रोड्यूस कर पाएंगे तो लैक्टोज वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा. देन लैक्टेज अबंडेंट इन ईस्ट, तो लैक्टेज जो एंजाइम है वो ईस्ट में अबंडेंट है तो उसको भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. देन जो डायरिया है उसका अदर ट्रीटमेंट इज़ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. सो ORS में सोडियम और ग्लूकोज रहता है, तो सोडियम एंड ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ये करता है कि वो Na का अपटेक करता है, इट अपटेक्स द Na टू रिप्लेनिश बॉडी सोडियम क्लोराइड. तो अगर कोई पूछे कि सोडियम और ग्लूकोज का क्या रोल है, तो ग्लूकोज Na अपटेक करता है टू रिप्लेनिश द बॉडी सोडियम क्लोराइड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द clinical aspect of the GLUT4, that is biochemical basis of type 2 diabetes mellitus.
Now insulin induces movements of intracellular GLUT4 molecules to cell surface and thus increase the glucose uptake. तो जो इंसुलिन है वो क्या करता है, जो इंट्रासेल्यूलर GLUT2 मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल सरफेस पे हैं वो उसको ग्लूकोज अपटेक के लिए वो मदद करता है. कौन? इंसुलिन. तो इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है, जो GLUT4 है सॉरी, दैट इज़ रिड्यूस्ड, leading to insulin resistance in muscles and fat cells. So in diabetes, the entry of glucose into muscles is normally half of those of normal cells. तो GLUT4 में बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज का अपटेक कराता है इनटू द मसल्स एंड टिश्यूज़. पर जब GLUT4 का जो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट है दैट इज़ बायोकेमिकल बेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. सो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में GLUT4 कम हो जाता है और उसकी वजह से जो हमारा इंसुलिन है वो रेजिस्टेंस कर जाता है, मतलब कि वो मसल्स और फैट सेल्स में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसका अपटेक नहीं होने दे रहा है. तो नॉर्मली जितना ग्लूकोज का अपटेक हो रहा था उससे कम हो रहा है. एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द मसल्स इज़ ओनली हाफ ऑफ दैट ऑफ द नॉर्मल सेल्स. तो मसल्स में उसकी एंट्री कम हो जाती है बिकॉज ओनली वे ऑफ getting the glucose into the skeletal muscles and the adipose tissues is GLUT4. So this is about the clinical aspects of the diabetes mellitus. Now moving on to our second question, that is glycolysis. So ये first question हमारा ख़त्म हो जाता है. अगर समझ के करेंगे काफ़ी आसान है, अगर रट के करेंगे तो काफ़ी मुश्किल है. तो ऐसे questions prepare करें. Don't just read on to the material. सारी बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है. We just have 2 months and we have to complete whole our syllabus. तो उस हिसाब से आप सिर्फ क्वेश्चंस करिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ऑलरेडी मैंने जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दिया है. अगर आपके पास लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम के लिंक भी डाल दूँगी, तो वो आप फॉलो करिए. उसमें मैं रेगुलर अपडेट करती हूँ, नोट्स, बुक्स, फिर जो भी हमारे पास मटेरियल है. So now coming on to the second question, that is glycolysis. Okay, so glycolysis का पहले तो definition लिखना है हमें. So definition, glycolysis, in glycolysis what happens, the glucose molecule is split into 3 carbon pyruvate molecules under the action aerobic condition and lactate under the anaerobic condition. तो जो क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो उसको हमें ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो उसको 3 कार्बन वाली मॉलिक्यूल के 2 पायरुवेट बनाने हैं. तो उसको अगर एरोबिक कंडीशन होगा तो पायरुवेट बनेंगे, अगर एनारोबिक होगा तो लैक्टेट बनेगा. लैक्टेट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड. ओके, सो नाउ जो EMP पाथवे और एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे बोलते हैं किसको, ग्लाइकोलिसिस को, बिकॉज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय एम्बेडेड एंड मेयरहॉफ. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे. नाउ ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ द ओनली पाथवे टेकिंग प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. तो ये एक ओनली पाथवे है जो सारे सेल्स में होता है. बाकी के जो सेल पाथवेज है वो सारे सेल्स में नहीं सपोर्ट होते हैं, ये सारे सेल्स में पाथवे फॉलो होता है. दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरिथ्रोसाइट्स. अगर एरिथ्रोसाइट्स को एनर्जी देना है तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. जब स्टेनियस एक्सरसाइज हम करते हैं, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारे मसल टिश्यूज़ हैं उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस मतलब कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ग्लाइकोलिसिस होके जो एनर्जी बनती है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. देन जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है वो प्रोवाइड करता है कार्बन स्केलेटन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट. तो ग्लिसरॉल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो ये एक कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है फॉर दैट सिंथेसिस. एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे आर रिवर्सिबल. तो जितने भी रिएक्शंस हैं उसमें से मोस्टली जो स्टेप्स हैं वो रिवर्सिबल है, वो मैं आपको बताऊंगी. तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी मदद करता है अगर ग्लूकोज को वापस से नई तरीके से. सो नाउ व्हाट वी लुकिंग एट इज दिस full glycolysis chart. So glucose is converted to glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate. तो ये सारा आपको 2-3 बार लिखना है और ये आपको याद रह जाएगा. Now what mainly I have to explain here is जो जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-phosphate में तब एक ATP यूज़ हो रहा है. फिर यहाँ पे वापस से स्टेप 3 में एक ATP यूज़ हो रहा है. Now coming on to step 5, step 4 we have in step 5 we have this ATP again. We are forming the ATP. Then step 4 में we are forming NADH. Step 8 में again, so step 9 में again we are forming ATP. And then जो हमने step 4 में ये NAD प्रोड्यूस किया था, that is converted into reutilized into the formation of lactate. तो ये सारा आपको एक बार, ये चार्ट आपको एक बार देख लेना. ये मैं PDF में डाल दूँगी ये चार्ट. अभी आपको ये चार्ट का प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ. नाउ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दिस.
कि स्टेप 139 के जो एंजाइम्स दैट आर की एंजाइम्स, ओके, सो दैट आर की एंजाइम्स एंड दे आर इरिवर्सिबल. स्टेप 5, 6 और 9 है जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को. स्टेप 5 एंड 10 आर कपल्ड फॉर रीजनरेशन ऑफ एनएडी. सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड ऑल्सो आफ्टर यू हैव मेड द चार्ट, आफ्टर अगर आपने चार्ट बना लिया है, वो आपने जो पाथवे वो बना लिया है, तो यू हैव टू फॉर्म दिस स्टेप 1, 3, 5, 6 एंड 9. सो स्टेप 1 में क्या हो रहा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसमें एक एटीपी यूज़ हो रहा है. स्टेप 2 में क्या हो रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, उसमें वापस से एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है. स्टेप 5 में NADH फॉर्म हो रहा है. नाउ हियर आई हैव मल्टीप्लाइड इट इनटू 2 बिकॉज जो DHAP है वो हमारा अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो ये इसकी वजह से 2 से मल्टीप्लाई किया है. देन यहाँ पे एंजाइम है दैट इज़ ग्लिसरल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज. फिर अगेन स्टेप 6 में क्या हो रहा है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है जो हमारा ATP प्रोड्यूस कर रहा है. अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग इनटू 2 बिकॉज ऑफ द DHAP. यहाँ तक तो DHAP नहीं था बट यहाँ के बाद DHAP आ रहा है, दैट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट. नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेप 9 पायरुवेट काइनेज, यहाँ पे भी एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है. वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 एंड गेटिंग 2. तो टोटल हमें जो ATP मिलते हैं वो 9 ATP हैं. सो टोटल एनर्जी इज़ 9 - 2 दैट इज़ 7. ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि एक का हमारा ATP का क्या है 2.5, सो इंटू अगर 2 है हमारे पास दैट इज़ 5, तो वैसे हमने किया है. तो टोटल ATP जो हमारे जनरेट होते हैं दैट इज़ 7 आउट ऑफ इट. 2 तो यूटिलाइज़ कर लिए, 9 जनरेट हो रहे हैं, तो ओवरऑल 7 ATP. नाउ ये सारा पाथवे हो गया. नाउ रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. So now regulation is occurring by same 3 enzymes which are irreversible. Step 1, 3, 9 kinase वाली enzymes, that is glucokinase और hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate kinase. Now glucose का glycolysis का activator है AMP and insulin. Insulin is a hormone and glycolysis inhibitor is ATP and glucagon, दैट इज़ द हार्मोन. सो इसमें मैंने पूरा यहाँ पे मेंशन किया कौन किसको एक्टिवेट करेगा. व्हेन वी टॉक ऑफ हेक्सोकाइनेज द इनहिबिटर इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. व्हेन वी टॉक ऑफ ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेटर इज इंसुलिन, इनहिबिटर इज ग्लूकागॉन. तो मतलब जब ग्लूकागॉन बनेगा ये इनहिबिट कर देगा ग्लूकोकाइनेज को, फिर आगे नहीं बढ़ेगा रिएक्शन. इंसुलिन आएगा तो आगे बढ़ेगा रिएक्शन. नाउ PFK दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इंसुलिन, फ्रुक्टोज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2,6 बिसफॉस्फेट, फिर ADP, AMP, ये सारा होगा तो हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा. ग्लूकागॉन ATP सिट्रेट होगा तो इट विल इनहिबिट. पायरुवेट काइनेज में एक्टिवेटर इज इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ATP, citrate and AMP are the inhibitors. So ये चार्ट अगेन आपको याद रखना है. अगेन आई एम मेंशनिंग PDF. I have given it to you in the description box. Do check out. Now hexokinase versus glucokinase. अब ये बस थोड़ा सा चीज़ है, ये ख़त्म ही होने वाला है. हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज में डिफरेंस समझना है. हेक्सोकाइनेज सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है और मेरियस जितने भी एग्जॉसिस है उसका फॉस्फोराइलेशन करता है ये. इसमें KM वैल्यू कम होता है, मतलब कि सबस्ट्रेट के लिए KM कम है, मतलब कि उससे बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी. एंड इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोकाइनेज सिर्फ लिवर में है, ओनली ग्लूकोज पैक्ट करता है और इनहिबिट नहीं होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से. और उसका KM है वो हाई होता है, KM हाई होता है तो ग्लूकोज जो है इवन एट लो कंसनट्रेशन व्हेन ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज इज़ यूटिलाइज बाय हेक्सोकाइनेज इवन एट लो कंसनट्रेशन. जब हेक्सोकाइनेज होगा तो ग्लूकोज अगर कम कंसनट्रेशन में भी होगा तो ये एक्ट करेगा, बट ग्लूकोकाइनेज के साथ ऐसा नहीं है. ग्लूकोज जब हाई लेवल में होगा तभी ये एक्ट करेगा, अबाउट 100 mg per deciliter. Now glucose 6 phosphate is impermeable to cell membrane. This is also to be noted. Now hexokinase और glucokinase के बीच में difference. So occurrence, it is in all tissues, it is only in liver. KM value 10 raised to -2 millimole per liter, 20 millimole per liter. Affinity to substrate इसमें हाई होती है, इसमें कम होती है. स्पेसिफिसिटी मैंने पता हर एक्सोसिस में ये चलता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज में इसमें सिर्फ ग्लूकोज में काम करता है. इंड्यूसिबल, ये इंड्यूसिबल नहीं है, ये इंड्यूस हो जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से. फंक्शंस जब हम बात करते हैं, इवन व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ लो, ग्लूकोज इज़ यूटिलाइज्ड बाय द एंजाइम दैट इज़ हेक्सोकाइनेज से यूटिलाइज हो जाता है. ग्लूकोकाइनेज जब होता है
द ग्लूकोकाइनेज का फंक्शन क्या है कि ये सिर्फ ब्लड ग्लूकोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोज पे एक्ट करता है। जब ब्लड ग्लूकोज मोर देन 100 mg पर डेसीलीटर है तभी ये लीवर सेल्स लेते हैं, ग्लूकोज का अपटेक करते हैं। नाउ द लास्ट थिंग टू बी नोटेड इज पायरुवेट काइनेज। जो पायरुवेट काइनेज है वो फ्लोराइड से इनहिबिट हो जाता है। सो वेन एवर वी आर डूइंग ग्लूकोज estimation in the laboratory, जो fluoride that is added to the blood so that the glycolysis by the cells is prevented, so that the blood glucose is correctly estimated। glycolysis वहीं रोक देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, ताकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हम इजीली नोट कर सकें। फ्लोराइड क्या होता है, ये कंबाइन कर जाता है Mg+ से और फॉस्फेट से, और ये कॉम्प्लेक्स बना देता है जो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है इनोलेस की और ब्लॉक कर देता है सबस्ट्रेट को, और ये आगे प्रोसेस को रोक देता है। दिस इज़ जस्ट द मैकेनिज्म कि ब्लड ग्लूकोज लेवल एस्टिमेशन में कैसे जो फ्लोराइड है वो काम करता है। फ्लोराइड इज़ अनयूजुअल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दिस इज़ ऑल फॉर ग्लाइकोलिसिस। आपको ग्लाइकोलिसिस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जब भी आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन यू कैन एक्सटेंड इट, सारे स्टेप्स को लिखो, उसके एंजाइम्स को लिखो, उसको थोड़ा बहुत समझाओ कि ऐसे से अगर हेक्सोकाइनेज है तो ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वाया द मेडिएशन ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ऐसे करके 2-3 सेंटेंसेस हर स्टेप में लिखो, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड 5 मार्क्स क्वेश्चन। अगर 3 मार्क्स का आता है दिस इज ऑल यू हैव टू राइट। So thank you for watching. In the next lecture again we are going to discuss 2 to 3 important questions, and this series will continue now. So please watch all the series, and that would be really helpful for your university exam preparation. Thank you so much.